Welcome to Education Temple, your own learning platform. आज का सेशन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को इन तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम टाइम मशीन में बैठकर उस दौर में जा रहे हैं जब इंडिया पूरी दुनिया के टेक्सटाइल ट्रेड का अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार था। लेकिन फिर अचानक से पूरा स्क्रिप्ट पलट गया। ये एक ऐसी ड्रामेटिक स्टोरी है कि कैसे इंडिया का टेक्सटाइल एम्पायर एकदम से गिर गया। तो एक सिंपल सा सवाल है आपसे, जब मशीन्स और फैक्ट्रीज नहीं थी तब दुनिया का फैशन ट्रेंड कौन सेट करता था? पेरिस? लंदन? नहीं। जवाब सुन के आप शायद थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे। वो देश था इंडिया। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द सुपरस्टार ऑफ टेक्सटाइल्स, इंडिया। देखो, टाइटल से ही पता चल रहा है कि इंडिया का क्या स्टेटस था ग्लोबल मार्केट में। इंडिया सिर्फ टेक्सटाइल ट्रेड का एक प्लेयर नहीं था, इंडिया पूरा गेम ही डिफाइन करता था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये डोमिनेंस कितने बड़े स्केल पर था। मशीन एज से पहले इंडियन सिल्क और फाइन कॉटन का कोई मुकाबला ही नहीं था। लिटरली क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि सेंट्रल एशिया से लेकर रेड सी तक हर जगह इसकी नॉन स्टॉप डिमांड रहती थी। तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे था? एकदम परफेक्ट वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। कहानी शुरू होती थी गांव के वीवर से जो हाई क्वालिटी कपड़ा बनाता था। फिर आते थे सप्लाई मर्चेंट्स जो कपड़ा कलेक्ट करते थे और वीवर्स को एडवांस पैसे भी देते थे। पोर्ट्स पर एक्सपोर्ट मर्चेंट्स और बैंकर्स का एक पूरा नेटवर्क था जो फाइनेंसिंग, शिपिंग सब मैनेज करता था। और आखिर में सूरत और हुगली जैसे पोर्ट से जहाज निकलते थे इंडियन टेक्सटाइल्स को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए। सबसे जरूरी बात, ये पूरा नेटवर्क इंडियंस के कंट्रोल में था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ी। स्टोरी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, और बस यहीं से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गोल्डन एरा का एंड शुरू हो गया। ये टाइमलाइन देखो, इससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। 1750 से पहले इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल में थे, लेकिन 1750 के बाद यूरोपियन कंपनीज जिनके पास पॉलिटिकल पावर आ चुकी थी, उन्होंने अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रेड के लिए मोनोपोली राइट्स मांगे, मतलब सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे। इससे उन्होंने अपने इंडियन और यूरोपियन राइवल्स को साइड कर दिया। रिजल्ट, जो इंडियन कंट्रोल्ड ट्रेड नेटवर्क था वो धीरे धीरे टूटने लगा। और ये देखिए कितनी स्मार्ट प्लानिंग थी। ट्रेड के सेंटर्स को ही बदल दिया गया। सूरत और हुगली जैसे पुराने पावरफुल पोर्ट्स जो पहले ट्रेड के नर्व सेंटर्स थे, वो एकदम डिक्लाइन पर चले गए और उनकी जगह ली नए पोर्ट्स ने, बॉम्बे और कैलकाटा, जो अब सीधे यूरोपियंस के कंट्रोल में थे। ये एक सोची समझी चाल थी ट्रेड को रीरूट करने की और पावर को अपने हाथ में लेने की। ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए। अपने पीक पर सूरत पोर्ट से होने वाला ट्रेड 16 मिलियन रुपीस का था। उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। सूरत एक बजिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बन गया था। और अब इस नंबर को देखिए, कुछ ही डेकेड्स में 1740s तक सूरत का ट्रेड 16 मिलियन से गिरकर सिर्फ 3 मिलियन रुपीस रह गया। ये क्रैश दिखाता है कि नई कॉलोनियल पॉलिसीज का कितना भयानक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। न जाने कितने लोकल मर्चेंट्स और बैंकर्स बैंकरप्ट हो गए। जब ये सारे बदलाव बड़े लेवल पर हो रहे थे, तो ग्राउंड पर इसका असली असर किस पर पड़ा? हमारे वीवर्स पर। इस सेक्शन में हम उनकी कहानी में घुसेंगे और देखेंगे कि उन्हें इस नए सिस्टम में क्या-क्या झेलना पड़ा। और इसी के साथ एंट्री होती है हमारी स्टोरी के एक नए कैरेक्टर की, गोमास्ता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेड एजेंट्स थे। ऑफिशियली इनका काम था वीवर्स को सुपरवाइज करना, सप्लाईज कलेक्ट करना और कपड़े की क्वालिटी चेक करना। कहने को तो सर्वेंट्स थे, पर इनके पास पावर बहुत थी, और जिस गांव में ये काम करते थे वहां से इनका कोई सोशल कनेक्शन नहीं था। तो ये था कंट्रोल का नया सिस्टम। कंपनी ने वीवर्स को प्रोडक्शन के लिए एडवांस लोन्स देना शुरू किया, लेकिन एक शर्त थी कि वो बनाया हुआ कपड़ा सिर्फ और सिर्फ गुमास्ता को ही बेच सकते थे और किसी को नहीं। इससे वीवर्स की बार्गेनिंग पावर एकदम खत्म हो गई। अब वो कर्ज और कम दामों के एक जाल में फंस चुके थे। एक वीवर का ये कोड उनकी हालत को साफ साफ बयान करता है। कंपनी से हमें जो कीमत मिलती है वो बहुत ही कम है, और अगर लेट हो जाए तो वो सजा देते हैं। हमने बार्गेन करने की आज़ादी खो दी है। उनकी हेल्पलेसनेस और मजबूरी साफ दिख रही है। बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई, ऊपर से गोमास्तास का बुरा बर्ताव, जो अक्सर बाहर के लोग होते थे,
और अपने साथ पहरेदार लाते थे। वीवर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। बहुत से वीवर्स ने अपने गांव और करघा छोड़कर कहीं और जाना बेहतर समझा। कुछ जगहों पर वीवर्स ने मिलकर कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और न जाने कितने लोगों को अपना हुनर छोड़कर खेती मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन वीवर्स की प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। एक तरफ वो कंपनी के सिस्टम से परेशान थे और अब उनके सामने एक और उससे भी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई, द अटैक फ्रॉम मैनचेस्टर। ये कोई मिलिट्री अटैक नहीं था, ये था एक इकोनॉमिक अटैक जो मशीन से बने कपड़ों से किया गया था। ये बार चार्ट देखो, आंखें खुल जाएंगी। 1811 के आसपास फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 33% हिस्सा थे और 1851 तक ये फिगर गिरकर सिर्फ 3% रह गया। मतलब इंडिया के सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चर्ड गुड का एक्सपोर्ट मार्केट लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया। इतनी बड़ी बर्बादी हुई कैसे? इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, मैनचेस्टर की मशीन्स की टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी जो बहुत सारा सस्ता कपड़ा बनाती थी, और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी। अपने इंडस्ट्रियलिस्ट्स के प्रेशर में आकर उन्होंने ब्रिटेन में इंडियन टेक्सटाइल्स पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिससे वो महंगे हो गए और इंडियन मार्केट को अपने माल के लिए पूरी तरह से खुलवा दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया की अपनी डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा हो गया। 1850s तक इंडिया में इंपोर्ट होने वाले सारे सामान की वैल्यू का 31% ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ था और 1870s तक ये फिगर 50% से भी ऊपर चला गया। सोचो, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था, अब उसी का बाजार विदेशी कपड़े से भरा पड़ा था। तो इंडियन वीवर्स के सामने अब दो तरफा संकट था। उनका एक्सपोर्ट मार्केट तबाह हो चुका था और उनकी लोकल मार्केट मैनचेस्टर के सस्ते माल से भरी पड़ी थी। और सिचुएशन को और खराब करने के लिए 1860s में अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से ब्रिटेन को कॉटन मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से इंडिया में रॉ कॉटन के दाम आसमान छूने लगे। अब तो वीवर्स के लिए अपना रॉ मटेरियल खरीदना भी मुश्किल हो गया था। मतलब वो हर तरफ से घिर चुके थे। तो क्या हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए ये गेम ओवर था? क्या ये सदियों पुराना हुनर पूरी तरह से गायब होने वाला था? चलिए देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के एंड तक आखिर हालात क्या थी। तो पूरी कहानी का सार यहाँ है। वीवर्स पहले से ही सस्ते मशीन मेड इंपोर्ट्स और महंगे रॉ मटेरियल से परेशान थे। फिर आई आखिरी कील, इंडिया के अंदर ही लगने वाली नई फैक्ट्रीज से कंपटीशन। इस ट्रिपल थ्रेट के सामने ट्रेडिशनल हैंड वीविंग इंडस्ट्री का बच पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। फैक्ट्री के बने कपड़े सस्ते हैं, आराम से मिल जाते हैं, लेकिन क्या इसके लिए हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है? इतिहास, कला और लाखों हुनरमंद कारीगरों की रोजी रोटी का नुकसान? इसके बारे में ज़रूर सोचना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। ये पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।